अपनी नई भाभी रमा को आवाज लगाते हुए निशा खुशी से उछलते कूदते कदमों से उसके कमरे तक जा पहुंची। कमरे में लगे एक बड़े शीशे के सामने बैठी रमा आईने में खुद को देख तो रही थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग कुछ अलग ही दुनिया में घूम रहा था। समंदर की लहरों के समान उसके मन में उठती तूफानी लहरें अलग ही हलचल मचा रही थी। मन मस्ती की इस लड़ाई के बीच फंसी रमा को ऐसे बैठा देखकर चुलबुली निशा ने चुपके से पीछे से आकर उसके दोनों कंधों पर जैसे ही अपना हाथ रखा, रमा डर कर खड़ी हो गई। डर के मारे उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। रमा ने यूं अचानक निशा को अपने सामने देखकर कहा, अरे दीदी आप यहाँ? कुछ काम था तो मुझे आवाज़ दे देती, मैं आ जाती। आप क्यों परेशान हुई? रमा के मुंह से इतना सुनते निशा ने मजाक करते हुए कहा, मैं तो कब से आवाज़ लगा रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी प्यारी भाभी किसी की यादों में खोई थी। कोई बात नहीं, चलो आप जल्दी से तैयार हो जाओ, सुबह हो गई है। आपकी आदरणीय सासू माँ यानी मेरी माता श्री आपको रसोई में बुला रही है। निशा अपने ही धुन में लगातार बोले जा रही थी कि तभी उसकी नज़र रमा पर गई, जो अपने हाथों से बहते खून को देखकर दर्द से निकले अपने आंसुओं को उससे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। निशा ने पास जाकर देखा तो रमा के गाल पर थप्पड़ के निशान और हाथों पर टूटी चूड़ियों के निशान उसके भाई अजय के किए सारे जुल्म की दास्तान को चीख चीख कर बयान कर रहे थे। निशा ने रमा की तरफ आश्चर्य से आंसाकित नजरों से देखा तो रमा उसे देख और भावुक हो गई और निशा का अपनत पाकर दहाड़े मार कर रोने लगी। निशा को माजरा समझते देर नहीं लगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो वो अपने बचपन से देखती आ रही थी। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। रमा निशा की बड़ी भाभी थी, लेकिन उम्र में दोनों समान ही थी, इसलिए रमा को निशा भाभी की तरह नहीं, एक सच्ची सहेली की तरह दिखती थी। रमा और अजय की शादी हुए अभी महीना भर ही हुआ था। एक तरह रमा जहाँ शांत स्वभाव की, बिना माता पिता की पली बड़ी संस्कारी लड़की थी, तो दूसरी तरफ अजय निहायत की सक्की और औरतों को पैर की जूती समझने वाला अहंकारी पुरुष था। अजय में अपने पिता के संस्कार छाप स्वरूप आ गए थे। रमा को ऐसी हालत में देखकर निशा को अपनी माँ पर हुए सारे जुल्म याद आ गए कि कैसे उसकी माँ को उसके पिताजी मारते और अपमानित करते थे, लेकिन हर बार माँ चुपचाप सब कुछ सहती रहती, जिससे उसे पिताजी का मनोबल मजबूत होता गया और निशा की माँ पर उनके जुल्म का सिलसिला उनके मृत्यु के बाद ही समाप्त हुआ। निशा ने कहा, भाभी सच सच बताइए, क्या हुआ? क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सही है? रमा ने मन में गुस्से को दबाते हुए हाँ में सिर हिलाया और बताया कि रात में उसको उसकी मौसी के बेटे का फ़ोन आया था, ये बताने के लिए मौसा जी का एक्सीडेंट हो गया है। इस बात पर ही अजय को गुस्सा आ गया कि उसने तुम्हें इतनी रात को क्यों फ़ोन किया। आज के बाद तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सीधा हम भाई बहन के रिश्ते पर ही सवाल उठा दिया। निशा ने गुस्से में रमा से कहा, भाभी आपको भाई ने मारा तो आपने पलट कर एक थप्पड़ क्यों नहीं मारा? वही उनका हाथ पकड़कर उनको उनकी हद याद दिला देती। पति हैं आपके, भगवान या भाग विधाता नहीं, जो मन में आएगा करेंगे। आपका मन आप जिससे चाहें बात करें, जिस रिश्ते में विश्वास नहीं उसका न होना ही बेहतर है। तब तक दरवाजे पर खड़ी निशा की माँ सल्ला जी ने कहा, ये क्या तू रमा को उल्टी सीधी बातें सिखा रही है? बेटा, औरतों को तो मर्दों का गुस्सा सहना ही होता है, और अगर हर औरत ऐसा करने लगे तो कभी कोई घर ही नहीं बसेगा। बहू तुम उसकी बातों में मत आना, बावली हो गई है, अभी शादी नहीं हुई ना, तो इसलिए इसको रिश्तों और समाज की भी समझ नहीं। जिस दिन समाज की बेड़ियाँ पैरों में पड़ेगी, खुद बे खुद रिश्ते निभाने की समझ आ जाएगी। निशा ने कहा, वाह माँ, क्या बात कही आपने। जो गलती आपने की बर्दाश्त करके वही गलती भाभी से भी करने के लिए कह रही हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं किसी भी बेड़ी को इतना मजबूत नहीं होने दूंगी जो मेरे आज सम्मान को ठेस पहुंचाए और मुझे कमज़ोर बनाए। तब रमा ने कहा, दीदी ये समाज ऐसा ही है, इन कमज़ोर चूड़ियों की तरह ही हम औरतें भी होते हैं, जो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले टूटती ज़रूर है, लेकिन हम समाज में इन्हें पहने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि
तब हमें समाज जीने नहीं देगा, इसलिए इन्हें उतार कर फेंक नहीं सकते। ये कमज़ोर चूड़ियाँ जब हमारे हाथों में सजती है तब हमें समाज में मजबूती के साथ मान सम्मान से जीने का अधिकार मिलता है। तब निशा ने कहा, भाभी चूड़ियाँ उतार कर फेंकने की जरूरत नहीं, मन की बेड़ियाँ उतार कर फेंकने की जरूरत है। जब हम औरतें मन से मजबूत होंगे तभी ये समाज भी हमें मजबूत समझेगा, मजबूर नहीं। हम औरतों की कमजोरी चूड़ी बिंदी या हमारा श्रृंगार नहीं, बल्कि हमारी परवरिश और हमारा सामाजिक एवं पारिवारिक ढांचा है, जिससे हमारा मन इतना प्रभावित हो जाता है कि हम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अगर आज हम तीनों अगर भाई के विरोध कर बैठे तो भाई को सुधरना ही होगा, लेकिन अफसोस हम औरतें एक दूसरे को सहने का पाठ पढ़ाते हैं और मर्दों को वो ऐसे हो जाते हैं कहकर गलत करने का अधिकार दे देते हैं। जब हम औरतें घर में ही एक दूसरे के सम्मान और अधिकार के लिए नहीं बोल सकते तो समाज या समाज के लोग खाक बोलेंगे। लेकिन इस सब के ऊपर अपने साथ होते गलत व्यवहार और हिंसा का विरोध हम औरतों को खुद ही शुरू करना होगा। निशा ने अपनी माँ को पकड़कर कहा, माँ, मैंने आपका दर्द महसूस किया है और आपने तो जिया है उस दर्द को। तो क्या अगर कल को मेरी शादी हुई और भाभी की तरह मेरे साथ भी मेरे पति ने व्यवहार किया तो आपको अच्छा लगेगा? क्या आपने इस दिन के लिए मुझे इतना लाड प्यार किया? क्या आप मुझे दर्द में देख पाएंगी? माँ, भाभी की तो माँ पापा भी नहीं है, किससे वो अपना दर्द कहेंगी? निशा की बातें सुनकर भी निशा की माँ चुपचाप खड़ी रही और अपनी बात पूरी करके निशा वहाँ से गुस्से में चली गई। निशा वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आ गई, लेकिन उसने तय कर लिया कि वो अपनी भाभी को न्याय दिलाकर ही रहेगी, उनको उनके हिस्से की खुशी और सम्मान दिलाकर रही। तभी उसे दरवाजे पर अपनी बुआ के आने का शोर सुनाई दिया। उसने बाहर आकर देखा तो उसकी बुआ आई हुई थी। नई नवेली रमा ने जाकर उनके पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उठकर रसोई घर की तरफ चली गई। रमा ने निशा की मदद से पूरा खाना तैयार किया। खाने को खाकर बुआ ने कहा, वाह बहू रमा, कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है तू, तेरे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा वास करती है। भाभी, आप तो बड़ी भाग्यशाली हैं, लाखों में एक बहू मिली है आपको। अब देखना है कि अजय कैसे खाने का स्वाद लेते ही रमा पर लट्टू हो जाएगा, क्योंकि आदमियों के दिल का रास्ता तो पेट से ही होकर जाता है। बुआ सास ने अपनी भाभी सरता जी से कहा। तभी निशा ने कहा, देखा बुआ, है ना मेरी भाभी लाखों में एक। सचमुच निशा दी, माँ जी के मुंह से मैंने आज तक किसी के बनाए खाने की इतनी तारीफ नहीं सुनी जितनी रमा की सुनी। इतनी तारीफ तो माँ जी अपनी बेटियों की भी नहीं करती। मेरी तो बात ही छोड़ दो, मैं तो तरस जाती हूँ अपनी तारीफ सुनने के लिए। भूले भटके कभी तारीफ कर देती हैं तो मैं फूले नहीं समाती। बुआ सास की बहू राधा ने रमा का हाथ पकड़कर हंसते हुए बोला। लेकिन इधर रमा भावना सुन सबकी बातों को बस बेमन मुस्कान से सुने जा रही थी। तभी रमा की सास ने कहा, जीजी, वो कहावत कहते हैं ना कि लोगों को दूसरे की बहू, बीबी और अपना बच्चा बहुत अच्छा लगता है। ये लोग सबको अच्छे और प्यारे लगते हैं। ये सब काम तो सिर्फ घर के मेहमानों के सामने सिर्फ दिखावे के लिए किए जाते हैं, और अभी तो नई नवेली है तो थोड़ा दिखावा तो करना ही पड़ता है। बाकी असलियत तो कुछ समय बाद ही पता चलती है। इसलिए अब ये तो हमारा दिल ही जानेगा कि कौन कितना और कैसा काम करेगा और जितनी हमारी सेवा होगी। ये बात सुन निशा अपने गुस्से को दबाए अपनी भाभी रमा को साथ लेकर मंद मंद मुस्कुराती वहाँ से चली गई। तभी बुआ की बहू ने रमा की ननद निशा से कहा, जानती हो निशा, मुझे तो पहले रमा की शादी से पहले रमा की सुंदरता की तारीफ सुनते चिढ़ होती थी, बहुत गुस्सा भी आता था। जब भी माँ जी कहती, रमा जैसा सुंदर कोई नहीं, देखना तू रमा घर को कैसे चमका कर रखेगी, वो एक आदर्श बहू बनेगी। क्या सजावट की थी उसने अपनी मायके के घर की, हर छप्पे पर उसकी सफाई और कलात्मक व्यक्तिगत की मोहर लगी हुई थी। हर काम में बस जब देखो तब रमा रमा, और गाना डांस तो क्या कमाल का गाती और करती है। कुल मिलाकर सर्वगुण संपन्न बहू है हमारी रमा भाभी। सचमुच भाभी, जब तक आपसे मिली नहीं थी बहुत जलन होती थी आपसे। पता है निशा, मैं तो इस वजह से शादी में भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन माँ जी की ज़बरदस्ती की वजह से आना पड़ा। लेकिन यहाँ आने के बाद भाभी के मधुर व्यवहार ने ऐसे अपना बनाया कि ईशा की जगह प्यार, सम्मान और अपनेपन ने ले ली है।
तभी निशा ने कहा, इतना ही नहीं भाभी, मेरी भाभी गाना भी बहुत अच्छा गाती है, एक बार सुन लिया तो मुग्ध हो जाओगी आप। अच्छा फिर आज तो आप पहले आपकी मीठी आवाज़ में एक गाना सुना दीजिए, बहुत तारीफ सुनी सबसे, बुआ की बहू ने कहा। तब रमा ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो रहती है, इसी तरह मैं सर्वगुण संपन्न नहीं, कोई कितनी भी तारीफ कर ले आज, लेकिन जिस दिन मुझसे कोई गलती हुई उस दिन सबको मेरी सारी कमियां भी पता चल जाएगी। रमा ने फीकी मुस्कान चेहरे पर रखे हुए कहा, जिसे सुनकर निशा को रमा के दर्द का एहसास भली भांति हो गया था, लेकिन उसको तकलीफ तो इस बात की थी कि उसकी माँ भी एक औरत होकर रमा के साथ जानबूझकर सौतेला व्यवहार कर रही है। बुआ की बहू ने कहा, रमा तुम ऐसा क्यों कह रही हो, पूरी शादी में सब तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे थे खुशी खुशी, भला कौन तुम जैसी औरत में कमी निकाल सकता है। अजय भैया तो आपकी सुंदरता पर लट्टू हो गए होंगे। अच्छा एक बात साफ साफ बताइए, आखिर आप अपनी तारीफ सुनकर भी खुश क्यों नहीं है। तब रमा ने कहा, कोई बात नहीं है भाभी, लेकिन बुआ की बहू को कुछ गलत होने का एहसास हो गया था, उन्हें फिर जोर देकर अपनी बात कही, अब बताओ भी आखिर क्या बात है। अपनी तारीफ सुनते हुए हर स्त्री की आंख में गर्व और चेहरे पर चमक होती है, लेकिन आपकी आंखों में गर्व की जगह दर्द उमड़ जाता है, क्यों रमा, निशा, आखिर बात क्या है। तब निशा ने कहा, भाभी मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन आज तुम ये सच जान लो, क्योंकि तुम इस घर की भी बहू और मेरी सबसे पसंदीदा भाभी हो। जानती हो भाभी, रमा भाभी नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई, हर लड़की की तरह अपनी आंखों में हजारों सपने लेकर सोचा होगा, अपने काम व्यवहार और प्यार से सबका दिल जीत लूंगी, लेकिन अफसोस उनके सपने सपने ही रह गए। इनके रूप और गुणों की प्रशंसा आस पड़ोस नात रिश्तेदार सभी कर रहे हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा इनका दुश्मन है। मेरे भाई और माँ को भाभी में कोई गुण या अच्छाई नजर नहीं आई, बात बात में कमी और मेरी उनकी सही बातों का अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। उन्हें भाई द्वारा मारा पीटा गया और माँ ने ये कहकर इनको चुप करा दिया कि ये तो हर औरत की जीवन की कहानी है, जिससे इन्होंने आते ही इन दोनों की खुशी के लिए हंसना बोलना सब छोड़ दिया और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन तारीफ करता है और कौन शिकायत। जिस सास और पति को सब लोग बहुत किस्मत वाला कहते हैं, उन्हें तो कोई गुण कोई खूबी दिखी ही नहीं अब तक, और इन्होंने खुद ही खुद को अपनी कमज़ोर चूड़ियों की तरह कमज़ोर समझ लिया है, जबकि ये भूल गई कि औरतों की चूड़ियाँ नहीं मन कमज़ोर होता है, जिसकी वजह परिवार के प्रति समर्पण और समाज द्वारा तिरस्कृत किए जाने का डर होता है, जिस वजह से ये सही गलत सब बर्दाश्त करने लगी। मुझे तो ये बात समझ नहीं आई कि क्यों एक लड़की की शादी के बाद उसकी सारी कोमल भावनाएं, सारे अरमान ससुराल आते कुचल दिए जाते हैं, उसे मौन रहकर सबके तिरस्कार और अपमान झेलने होते हैं। आज भी आपने शायद गौर नहीं किया, बुआ जी ने तो तारीफ की, लेकिन मेरी माता जी का मुंह टेढ़ा ही रहा, तारीफ के दो बोल ना कह पाई, वो भाभी के लिए। मैं इतना तो जान चुकी हूँ, अब भाभी की तारीफ बस एक दूसरे की बहू से कम ज़्यादा आंकने के लिए होगी। अब उनके काम रहन सहन की तुलना करके उनको बस नीचा दिखाया जाएगा, इसलिए ऐसी तारीफ का जीवन में कोई मायने नहीं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए की जाए। इतना कहते हुए जैसे ही निशा ने कमरे की दरवाजे की तरफ देखा तो सल्ला जी की घूरती निगाहें उसे एकटक देख रही थी। बुआ साथ में खड़ी थी। दरवाजे पर खड़ी बुआ और सल्ला जी ने सारी बातें सुन ली। सारी बातों सुन सल्ला जी निगाहें झुकाए वहाँ से चली गई। हेलो जीजी, हम अमन के लिए लड़की देखने आ रहे हैं, आप भी तैयार रहना साथ चलने के लिए। और हाँ, अजय को व्हाट्सएप पर लड़की और लड़की के घर वालों का डिटेल भेज रही हूँ, तब तक 1-2 दिन में बोल देना, जरा परिवार का समाज में मान सम्मान इज्जत कैसा है सब कुछ पता कर लेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, लड़की का चाल चलन भी पता कर लेंगे। सल्ला जी की भाभी गीता ने फ़ोन पर उनसे कहा। सल्ला जी ने कहा, ठीक है भाभी, मैं अजय को बोल दूंगी, कहकर सल्ला जी ने फ़ोन रख दिया। सल्ला जी ने रात के खाने पर अपने बेटे अजय से अपनी भाभी की कही बात बताई। अजय ने भी हामी भरते हुए कहा, ठीक है, पता करा लेता हूँ। उसने अपने दोस्त यार और जानने वालों को फ़ोन करके पता किया। सभी ने लड़की वालों की और लड़की की तारीफ की। ये सब कुछ होते हुए रमा और निशा देख रही थी। खासकर निशा तो घात लगाए बैठी थी कि कब मौका मिले और वो अपनी माँ और भाई को सही रास्ते पर लाए।
तभी सल्ला जी ने कहा, अजय, निशा के लिए कोई रिश्ता आया कि नहीं अभी मैट्रिमोनियल साइट पर? अजय बोला, नहीं माँ, कुछ रिश्ते आए, लेकिन वो सब लड़के अपनी निशा के लायक नहीं। तभी सल्ला जी कहा, हे भगवान, मेरी बेटी को अच्छा घर वर देना जो हमेशा खुश रखे उसको। दरअसल अमन 35 साल का हो चुका था, लेकिन उसके लिए उसके पसंद की लड़कियां नहीं मिल रही थी। पहले उसके आशिक मिजाज की वजह से शादी नहीं हो रही थी, अब उम्र हो जाने पर लड़की नहीं मिल रही थी। जो भी रिश्ता आता उसमें लड़की में ऐसे ऐसे शब्दों से नुक्स निकाल ले जाते कि निशा का खून खौल उठता। कभी लड़की को मोटी भैंस तो कभी काली माई, नाटी जैसे तमाम अपशब्द कहे जाते, जिसे सुनकर ही निशा गुस्से से भर जाती। उम्र अधिक होने के कारण अब अमन की उम्र लड़की वाले को 5 साल कम बताई जाने लगी। खैर, कुछ दिनों बाद गीता मामी का बेटे बेटी और पति संग आगमन हो गया। इधर रमा दिन भर सभी के आवभगत में लगी रहती, क्योंकि घर के लिए रमा बहु कम, नौकरानी ज़्यादा थी। उसे घर के मामलों में बोलने और कोई राय रखने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, कारण अजय का घर पर पूरा दबदबा था। इधर सल्ला जी मौका मिलते बात बात में अजय को अपनी माँ होने की दुहाई देना न भूलती। इन सब चक्करों में रमा के जज्बात दबकर ही रह गए थे। शाम के समय सल्ला जी, गीता और घर पर आई पड़ोस की शकुंतला जी की 2 सहेलियां आपस में बैठकर अपनी अपनी बहुओं की बात कर रही थी। निशा वहीं बैठी चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। उन लोगों की तेज आवाज़ रसोई तक भी जा रही थी। सल्ला जी की एक सहेली ने कहा, गीता भाभी, लड़की को देखने जाना तो अच्छे से ठोक बजा कर देख लेना। आजकल की लड़कियां बड़ी तेज और बेशरम होती हैं, इनका कोई ठीक नहीं होता। देखने में तो सीधी सादी होती हैं, लेकिन उतनी ही मीठी छुरी होती हैं। दूसरी सहेली ने कहा, हाँ गीता जीजी, सबकी किस्मत सल्ला की तरह नहीं होती जो रमा की तरह बहू मिले। अब तो बहुएं शादी होते ही अलग हो जाती हैं, उनको पति के साथ बाहर अलग रहने का चस्का लग जाता है। सास ससुर तो फूटी आँख नहीं सुहाते। आजकल की लड़कियों को कम से कम लड़की को 2 साल अपने साथ ही रखना, फिर बेटे के साथ भेजना। क्यों सल्ला बहन? अब बारी सल्ला जी की थी। उन्होंने कहा, अरे कहाँ रमा कोई सीधी सादी बहू नहीं, वो तो मेरे बेटे अजय ने लगाम कस कर रखी है, वरना उन महारानी के रंग ढंग और तेवर भी वही है, बिगड़ैल वाले। वो तो हमारा बेटा ही, जोड़ू का गुलाम नहीं। गीता ने कहा, जानती हूँ जीजी, आप सब की तरह मैं भी इसी बात से चिंता हूँ कि बहू के आते मेरा बेटा हाथ से ना निकल जाए। इसलिए तो इतने सालों से लड़की देख रही हूँ और लड़कियों को छांट रही हूँ। अब निशा का सब्र जवाब दे चुका था। सबकी बहू पुराण पर राय सुनकर तभी रमा ने चाय भी ले आकर रखी कि तभी सल्ला जी की सहेली ने व्यंग करते हुए कहा, शक्ल पर तो बिल्कुल न जाना, इन लड़कियों के बस देखने में ही मासूम और सीधी होती हैं। इतना सुनते गुस्से में निशा बोल पड़ी, माँ कीजिएगा आंटी जी, मैं अपनी भाभी का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। और बहुएं इतनी बुरी होती हैं तो अपने बेटों की शादी क्यों करते हैं लोग, और वो भी झूठ बोलकर। मासूम लड़कियों के परिवार वालों से अपने नालायक बेटे को लायक बताकर शादी करके लायक लड़कियों को ही नालायक साबित कर देते हैं। क्यों माँ और मामी, सही कह रही हूँ ना मैं? आप लड़की का चरित्र और परिवार तो पता करा रहे हैं, क्या आपने अपने बेटे के बारे में सब कुछ सच सच बताया है? अपने परिवार का पूरा सच बताया है? नहीं ना? क्यों? क्योंकि आप लोग जानती हैं कि फिर आपके बेटों की शादियां कैसी होगी। लड़का खराब है, ये सच जानकर तो कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी करेगा नहीं। आप सास लोगों की मंडली अपनी बहू के लिए बाहर के लोगों से शिकायत करते समय कहती हैं कि हम शादी करके फंस गए, तुम मत फंसना। बहुएं बुरी होती हैं, बेकार होती हैं, पति को गुलाम बनाकर रखती हैं, माँ बाप की सेवा करने पर बेटों को बात बात पर टोकती हैं, सेवा करने से मना करती हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप लोग अपने बेटों की शादी क्यों करते हैं? बहुएं बुरी होती हैं ये जानने के बाद भी कि आखिर बहुओं से उम्मीद क्यों की जाती है कि वो ससुर की सेवा करेगी? फिर तो कराइए आप सब अपने अपने बेटों से अपनी सेवा, फिर से असलियत पता चल जाएगी कि कौन किसकी कितनी सेवा कर सकता है। दरअसल जानते आप सब हैं कि बहू की असलियत क्या है, लेकिन ये सच स्वीकार नहीं करना चाहते। कितनी ताजुब की बात है कि एक औरत होकर भी आप दूसरी औरत का दर्द नहीं समझती। एक लड़की, एक बेटी अपना घर छोड़कर आपके घर की बहू बनकर आती है और आप उन्हें कहते हो, क्या ये बेशरम होने की निशानी?
नहीं, एक बहू पूरा घर संभालती है, आपके एक एक चीज़ का ध्यान रखती है, हर चीज़ गलत जगह से उठाकर सही जगह रखती है, संपूर्ण जीवन आपके नाम तक कर देती है, आपको पोते या पोती की सौगात देकर आपका घर रोशन करती है, आपका वंश और कुल आगे बढ़ाती है। कहीं कहीं तो मार और गाली गलौज भी सहती है, लेकिन अगर कभी कुछ गलत कार्य करने से रोकती है या गलत का विरोध करती है तो वो बेशरम और संस्कारहीन हो जाती है। आपके बुरे वक्त में दुख दर्द में साथ देती है, बीमार होने पर आपकी सेवा भी करती है, आपका पूरा घर परिवार संभालती है। फिर भी ससुराल वाले बहू को गलत ही समझते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच ही वही बना ली है, नकारात्मक। अरे अगर आप गलत काम करोगे तो आपको टोकेगी ही ना, कब तक बर्दाश्त करेगी? इसमें बुरा क्या है? अगर आपका नालायक बेटा शादीशुदा है तो खुद को खुशकिस्मत समझिए, भगवान समझिए, क्योंकि फिर आपको एक लायक बहू मिली है जो सेवा करती है। खुद के बेटा बेटी दिन भर कुछ भी बोलते रहे, आपको बुरा नहीं लगता, और बहू की कही सही बात भी बुरी लगती है। और आप जिस बेटे की दुहाई दे रही हैं ना, वो बेटा भी आपकी बहू यानी अपनी पत्नी के साथ के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। जानती है क्यों? क्योंकि उसको हम लड़कियों जितना सहना और करना सिखाया ही नहीं। और भूलिए मत कि आप सब भी कभी बहू थी, और आश्चर्य देखिए, आप चारों ही अपनी सास से झगड़े करके अलग हो गई थी। अब बताइए कि कौन खराब हुआ, जमाना, सास या बहुएं? क्योंकि आप सब तो पुराने जमाने की बहुएं हैं ना। कहकर निशा वहाँ से चली गई और सब उसका मुंह देखते रह गए, क्योंकि सबको मिर्ची लगी तो तेज थी, बस गुस्से के साथ धुआं नहीं निकल रहा था। निशा जानती थी कि इस तरह के बात से उसकी माँ उससे नाराज होगी, लेकिन उसे आज सच बोलने का सुकून था। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप बहू को मान सम्मान और प्यार देते हैं तो बदले में आपको भी मान सम्मान और प्यार मिलेगा। लेकिन अधिकतर लोग बहू को दबाकर रखने में भरोसा रखते हैं, जिसके लिए वो बार बार बहू का अपमान करते हैं। अधिकतर बहुएं खराब होती नहीं, बल्कि खराब व्यवहार करके खराब बनाई जाती हैं। दुनिया की अधिकतर औरतों की नज़रों में अपनी बेटी हमेशा अच्छी बहू होती है और अपनी बहू सबसे खराब और बुरी बहू होती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।